नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर कीजिए। तो चलिए हम अब आज पढ़ाने वाले हैं सिविक्स घटना चक्र से कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर है हमारा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ऑप्शन एक है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी है शक्तियों का पृथकीकरण। तो चलिए इसमें अपना आंसर चुनिए, कौन सा आंसर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शक्तियों का पृथकीकरण, ऑप्शन डी शक्तियों का पृथकीकरण। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें हमें सही चुनना है। तो ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। डी नंबर है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो चलिए अपना आंसर चुनिए, क्या होगा आपका आंसर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है। तो ये हमारा प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन होगा ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो हम देखते हैं कि किसका आंसर सही हो रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? तो अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ए है वाद योग्य, बी है अवाद योग्य, सी है लचीले, डी है कठोर। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद योग। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद योग है। ठीक है, तो अब हम इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद योग। 5 नंबर प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि? अब 1 नंबर यह संविधान में उल्लिखित होता है, दूसरा यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है, 4 यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तथा 5 है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो चलिए बताइए, ऑप्शन में ए में है 1 2 3, बी में है 1 3 5, सी में है 1 4 5 और डी में है 2 3 5 और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए तो यह
संविधान में उल्लिखित होता है, एक हो गया। उसके बाद से यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, 4 नंबर भी है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, 5। तो देखते हैं इस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी 1, 4 और 5, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इसमें कुछ फैक्ट है कि स्वतंत्र संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। तो यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की उनका उल्लंघन न कर सके, सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से। तो इस तरह से हमारा जो है विकल्प सी सही होगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार। तो क्या है मौलिक अधिकार? तो ए में कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आपातकाल की स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 4 है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। और अब नीचे दिए गए कूट से हमें पहचानना है आंसर सही कौन है। तो ए है 1 तथा 2 सही है, बी 2 तथा 3 सही है, और सी 1, 2 तथा 3 सही है, और डी में 2, 3 तथा 4 सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। सी में 1 सही है, उसके बाद से 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ए है अनुच्छेद 112 से 115, बी है अनुच्छेद 12 से 35, सी है अनुच्छेद 222 से 235, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? तो भाग 3 में किया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार,
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है जो जिनकी संख्या 6 है। तो हमारे मौलिक अधिकार संविधान में कितने हैं? तो 6 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 245, डी है अनुच्छेद 326। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विचार है। देखिए अनुच्छेद 32 क्या है? ये अनुच्छेद 32 हमारा जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है और अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों के द्वारा 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 जो है हमारा लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये जो है हमारा 326 के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा उत्तर होता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। 10 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी है मौलिक अधिकार, सी है मौलिक कर्तव्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है ए में अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, बी में अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, सी में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, डी में अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो चलिए बताइए इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। ये क्या क्या है हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समता और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर कौन होगा। तो इसके अनुसार 14 से लेकर जो है 18 तक के हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 13, दूसरा है अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 15, चौथा है अनुच्छेद 16। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है ए में 1 और 2, बी में 1, 2 और 3, सी में 2, 3 और 4, डी में सभी चारों। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है,
3 है अनुच्छेद 15 और 4 में अनुच्छेद 16 है। देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये अनुच्छेद। तो जो है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों में के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 16, डी है अनुच्छेद 17। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 14, डी है अनुच्छेद 13। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ए है अनुच्छेद 12, बी है अनुच्छेद 13, सी है अनुच्छेद 14, डी है अनुच्छेद 15। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। 16 नंबर प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो यहाँ है ए में अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 32, डी है अनुच्छेद 44। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो ये है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। बी है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। सी है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। डी है एक के लिए सभी कानून और एक के लिए एक न्याय तंत्र। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हम सभी के लिए एक न्याय, एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है, जो है विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है। तो यहाँ जो है विधि के शासन का समान अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है।
18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, डी है समानता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो यहाँ है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। देखिए, तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 को उस समय संशोधित किया गया, जिसमें संविधान जो है पहला संशोधन हुआ था। तो संविधान अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 15(4), बी है अनुच्छेद 15(5), सी है अनुच्छेद 16(4) और डी है अनुच्छेद 16(5). तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15(5). कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, 2 तथा 14। अब है बी अनुच्छेद 14 एवं 15, सी है अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4 और डी है अनुच्छेद 17 एवं 18। तो हमारा 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16 के 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। इसके द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों में 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 ए में है, बी में है अनुच्छेद 16(1) और 16(2),
उसके बाद सी में है अनुच्छेद 16(3) और डी में है अनुच्छेद 16(3) और 4 तथा 5। ठीक है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो ए है कानून के समक्ष समानता, बी है सामाजिक समानता और सी है अवसर की समानता, डी है आर्थिक समानता। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है समानता में के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत जो है, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत है तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथन में से सही उत्तर चुनना है। तो कौन सही उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ जो है ये कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, बी ए गलत है किंतु आर सही है, सी ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो किसने सक्षम किया था, ए है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी में ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला के पढ़ना और डी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षीय है तथा निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 14, 15 और सी है अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 और डी है अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 तथा 16। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 17, डी में अनुच्छेद 19। तो 27 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 17 जो है इसी के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और
उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 18, डी है अनुच्छेद 15। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक। प्रश्न 29 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी अस्पृश्यता उन्मूलन से, डी खाद्य सुरक्षा से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो अब हम आपसे विदा चाहते हैं। तो अब चलते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के इसी चैप्टर से जो है अगला प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।